प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। वफाकी बजट पेश हुए 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। इस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान किसी भी सेगमेंट की तरफ से इस बजट की हौसला अफजाई दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो तारीफ कर रहा हो कि बड़ा ज़बरदस्त बजट पेश किया गया है। यहां तक कि खुद हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी इसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और तनकीद बुनियादी तौर पर करने की वजह यह है कि ये बजट महंगाई लाएगा और इस बजट में टैक्सों की भरमार है, और ये बजट किसी भी शोबे के लिए रिलीफ का बायस नहीं बन रहा है। हम आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनसे इन तमाम से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं सलीम मांडवीवाला साहब आपको। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एज एन इकोनॉमिस्ट और हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए इस बजट को कैसे देख रहे हैं और बुनियादी एतराज़ात क्या हैं? सर साहब, पहले तो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। मैं तो एक सियासतदान हूँ और पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मगर क्योंकि बिजनेस से मेरा ताल्लुक है और इकोनॉमी से मेरा ताल्लुक है तो इसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ पार्टी को। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बजट तो आपने जैसे कह दिया खुद ही कि ओवरऑल हर सेक्टर ने रिजेक्ट कर दी है। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह इस बजट को सही किया जाए। कमेटी में भी आज यही डिस्कशन करते रहे हैं गवर्नमेंट से, दूसरे सेक्टर से, कि किस तरह इस बजट में बेहतरी लाई जाए। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर्स भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उनको भी हमें रखना है, उनको करना है, और जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको भी देखना है। तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे शायद हम बजट को बेहतर कर लें और गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो सर, इस पे जब हम हुकूमत से पूछ रहे हैं कल से लेकर अब तक कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, तो वो कहते हैं कि हम अब एतमाद में ले रहे हैं, अब उनकी तजावीज़ को शामिल कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशंस को उसमें ऐड में कर लेंगे। तो एक तो ये बताइएगा कि मोटी मोटी तजावीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या हैं जो आप ज़रूर चाहेंगे कि बजट में शामिल होनी चाहिए, और इस बात का कितना इम्कान है कि हुकूमत आपकी तमाम तजावीज़ को मान भी लेगी? देखिए, हर दफा तो हुकूमत हर तजावीज़ को नहीं मानती, मगर पिछली दफा भी अगर हमने 80 रिकमेंडेशंस दी थी तो उसमें से काफ़ी सारी एक्सेप्ट हो गई, 60 तक के करीब एक्सेप्ट हो गई थी, कुछ 100% एक्सेप्ट हो गई, कुछ पार्शली एक्सेप्ट हो गई, 1% एक्सेप्ट हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना है। बजट तो पास होना है, बजट अगर पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि गवर्नमेंट भी आगे बढ़ सके, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी, आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस हो जाए। कोशिश करेंगे बजट जो है एक बेहतर शेप में आ जाए और पास हो। सही है। सलीम मांडवीवाला साहब, आप सैलरीड क्लास के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दबाव उसके ऊपर आया है और स्लैब चेंज किए गए हैं। 3,33,000 माहाना तनख्वाह वाले पर 35% टैक्स जो है वो अब इम्प्लीमेंट होगा। यानी 35% का मतलब है कि अगर कोई 3.25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है तो वो 1.25 लाख रुपए के करीब तो उसकी टैक्स में चली जाएगी, और कोई 2 लाख और कुछ रुपए शायद उसके पास बचेंगे। ये मैं आज देख रहा था कि शहबाज राना साहब ने इसकी डिटेल में एक ट्वीट की थी, तो आपने उस पर कमेंट भी किया हुआ था और कहा था कि मैं इसको कमेटी में उठाऊंगा। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं मांडवीवाला साहब? इसको हम एड्रेस करेंगे जी। हम वी डोंट सपोर्ट दीज स्लैब्स एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई कि इसको हम रिड्यूस करें, और हम इसको स्टेक होल्डर से मिल के, सैलरीड क्लास से भी मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ उनका क्या व्यू है, और किसी तरीके से हम कोई कॉम्प्रोमाइज करें बिटवीन द सैलरीड क्लास एंड द गवर्नमेंट, ताकि हम इसको बेहतर वे में आगे लेके चलें। मानवीय साहब, हमारे सामने ये पूरे स्लैब्स भी हैं, और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो हम जरा स्क्रीन पे दिखा भी देंगे कि जिसमें 12 लाख से 22 लाख के दरमियान सालाना तनख्वाह जो है उस पर 30,000 प्लस 15% जो है वो ऐड होगा अगर 12 लाख से ऊपर वो तनख्वाह ले रहा है। और ये सारे स्लैब्स इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके ख्याल में सैलरीड क्लास को इतनी ज्यादा उसके ऊपर टैक्स इंपोज करने की हुकूमत की मजबूरी या वजह क्या थी? मजबूरी की वजह यह है कि हुकूमत की आदत है
कि जहां से आराम से टैक्स मिल जाए उसको ज्यादा टैक्स कर दें। ये मैं पिछले मतलब 6 साल हो गए मुझे, 6 बजट तो मैं कमेटी में देखता रहा हूं कि जो उनको ऐसी जगह नजर आती है जहां से वो टैक्स लगा के रिकवरी कर सकते हैं, वो चाहते हैं वहां हम टैक्स बढ़ा दें। ये एक अजीब सा एक इशू है दैट द रेवेन्यू अथॉरिटी वांट्स इजी वे आउट। वो काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं देखते हैं कहां कहां से टैक्स आ रहा है, हाँ यहां से तो हम सोर्स पे टैक्स ले लेंगे, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां टैक्स बढ़ा दें। और इधर ही हमारा इख्तिलाफ है और हर साल इनसे इख्तिलाफ होता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि ये सैलरी टैक्स का टैक्स, कोशिश तो हमारी ये होगी कि ये स्लैब्स बिल्कुल ना बढ़ाए जाएं, अगर बढ़ाए जाएं तो उनके बढ़ाए जाएं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स बढ़ाना। तो देखें अभी 1-2 दिन में हमें पता चलेगा, इनकम टैक्स में अभी हम पहुंचे नहीं है, बट मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो स्केल्स हैं, लोअर स्केल्स हैं, इन पे बिल्कुल टैक्स ना बढ़ाया जाए। सर इसके मुतबादल जैसे कि आपने खुद कहा कि हुकूमत इससे ऐसा करती है कि उसे लगता है कि आसानी से हो जाएगा, भाई इनकी सैलरी तो बैंक से जानी है, काट लेंगे, तो इसका मुतबादल क्या होना चाहिए था? क्योंकि आईएमएफ ये तो कहता है कि आप 13 ट्रिलियन इकट्ठे करें, मगर आईएमएफ ये नहीं कहता कि कहां कहां से इकट्ठे करें और किस किस को बढ़ के बढ़ाएं। जी आईएमएफ कहते इकट्ठा ही नहीं होता वहां से। आईएमएफ कहता है आपका पूरा रिटेल सेक्टर चोरी करता है, आप वहां से रिकवरी कुछ नहीं करते। तो वो तो कहता है, आपने टीवी पे सुना होगा, शब्बर जैदी साहब कहते हैं एक कराची की मार्केट जो है लाहौर, पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। तो ये सीरियस इशू तक आप, और आज फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने यही बातें की कि आप अगर 2.4 मिलियन नॉन फाइलर्स हैं, अभी किसी मुल्क में नॉन फाइलर होता ही नहीं, पाकिस्तान में ये नॉन फाइलर एग्जिस्ट करता है, वो जब मर्जी फाइल करता है टैक्स, अपना काम कराता है और फिर निकल जाता है और फिर फाइल ही नहीं करता, जितने सालों तक उसको फिर जरूरत नहीं पड़ती फाइल करने की। ये कौन सी किस टाइप की टैक्सेशन, क्या सिस्टम है ये? और मैं हर साल इनको कहता हूं ये नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करें, मगर ये नहीं खत्म करते, तो जो मिलता है वो ले लो और इनको कंटिन्यू करने दो। तो ये सारे मसाइल हैं और बड़े, मेरे व्यू में टैक्सेशन इज अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान, और जब तक इसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा। सर रिटेल सेक्टर को 2.4 मिलियन जी माननीय साहब, ये रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में ना आना, ये हम इस पर हमेशा बात करते भी हैं, सुनते भी हैं, हुकूमत के क्या के दावे भी सुनते हैं, लेकिन ये अमली तौर पर इतना मुश्किल या नामुमकिन क्यों हो गया है? क्या मसला क्या है इसमें? बिल चाहिए ना सर, बिल नहीं है। वो जैसे प्रेशर आता है हम पीछे हट जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, मार्केटें बंद हो जाती हैं, हम पीछे हट जाते हैं। तो यू नीड द विल, यू नीड टू इम्प्लीमेंट, मसले आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो ये जब तक गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड नहीं होगी टैक्स कलेक्शन पे, तब तक ये हम नहीं कर सकते कलेक्ट। सर आपने उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात की कि नॉन फाइलर कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए और महज़ब दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप हमारी सोसाइटी में इसको अमली तौर पर मुमकिन होता हुआ देखते हैं सर? क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो 30-35 हज़ार रुपए पे किसी के घर में काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर ड्राइवर है, कोई घर में कोई खातून काम करती है, अभी पिछले दिनों तजवीज़ आई थी कि इनकी सिमें बंद कर दें, तो क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है कि हमारे जैसे जहां पर शरअ नाखानदगी बहुत ज्यादा है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके? वो उनकी बात की थी नॉन फाइलर की। अब जो घरों में लोग काम करते ऐसी टैक्स पेयर नहीं है ना, देयर स्लैब, गाड़ियां खरीदी, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जिन्होंने ट्रेवल किया है, मतलब हु कैन अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, तो उनको क्या मसला है टैक्स फाइल करने में? वो गायब हो जाते हैं, वो सालों गायब रहते हैं, फिर एक दिन आ जाते हैं, कहते हैं जी हम ये चीज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आपको गलत रिपोर्टिंग हुई है। सही है। सर ये बताइए कि ये कैसी तजवीज़ है कि जो नॉन फाइलर है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, उस पर पाबंदियां लग रही हैं सिवाय चंद लोगों को एग्जम्पशन देकर? भाई आप मुझे ये बताएं, नॉन फाइलर ट्रैवल करता है, प्रॉपर्टी ओन करता है, बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है और वो टैक्स नहीं देता, ये किसी मुल्क में पॉसिबल है? मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में पॉसिबल है। सही है सर। वो ट्रैवल भी करता है और एक दफा नहीं 5 दफा ट्रैवल करता है, मगर एक पैसा नहीं देता आपके मुल्क में। ये क्या अंधेर है भाई?
हाँ, ट्रैवल भी करता है, बाहर जाके प्रॉपर्टियां भी खरीदता है, अपना कारोबार भी करता है, सब कुछ कर रहा है। सही है सर। मुझे एक चीज और मैं जानना चाहता हूं आपसे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जा रही है, 60 रुपए से बढ़ा के इसको 80 रुपए किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत अपना जो महंगाई का हदफ है वो रख रही है 12% पर। आपके ख्याल में दोनों चीजें मुमकिन है? एक तो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से बराह रास्त महंगाई के ऊपर इंपैक्ट आता है, और दूसरा 12% पर बरकरार भी रखें। दोनों चीजें एक साथ मुमकिन है? देखिए, आज इस पे बड़ी डिस्कशन हुई है और इस पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को और ओगरा को बुलाया है। कल वो आके हमें ब्रीफिंग देंगे कि इसका क्या रैशनल है, और हमने यही कहा है कि किस तबके के लिए आप ये लेवी लगाना चाह रहे हैं, और जो लेवी आपने लगाई है ऑलरेडी उसका क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट अच्छा है, तबके पे आप ये लेवी ना लगाएं, ये आप उस लगाएं जो दे सकते हैं। तो ये बेसिकली उसका रैशनल है, वो हमें बताएंगे आगे, तो हम उसमें देखेंगे कि ये अगर अभी लेवी गवर्नमेंट लगा नहीं रही, वो सिर्फ अप्रूव करा रही है कि अगर हमें किसी स्टेज पे लगानी पड़ी तो गवर्नमेंट के पास ही ऑप्शन होना चाहिए। सर, उसमें शायद उनका प्लान यह है कि जिस महीने में इंटरनेशनल मार्केट के जो में प्राइसेस कम हों ऑयल की, उसमें हम ना करें कम और आवाम को उसका रिलीफ मुंतकिल ना करें, बल्कि वहां पर हम लेवी लगा दें। इस तरह का प्लान है शायद। इस तरह का भी है, और जो हमने उनको किया है, उनका देखें कि लेवी को किस तरह से हम एक लोअर तबके के लिए अवॉइड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं लेवी उन पे ना लगे सर। ये अमली तौर पर कैसे लेवी है वो भी ना लगे जी? इस पर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने कोशिश की थी कि जी मोटरसाइकिल के वालों को या 1000 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों को एग्जम्प्ट किया जाए, लेकिन उसमें फिर खदशात जन्म लेते हैं कि मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवाया जाएगा, फिर उसको ब्लैक किया जाएगा, या उसको गाड़ियों में डाला जाएगा, या उसका कोई और रास्ता अख्तियार कर लिया जाएगा। तो ये आपके ख्याल में इस सोसाइटी में ये मुमकिन है कि ये कैटेगराइज कर दिया जाए इसको? जी बिल्कुल मुमकिन है, और इंडोनेशिया में ये हुआ है। IMF के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं जिसमें लोअर तबके को उन्होंने बेनिफिट दिया है। इसका वो जरूरी नहीं है कि प्राइस में बेनिफिट दिया हो, बट उन्होंने किसी और तरीके से उस दिया है। तो ऐसा नहीं है कि में नहीं हुआ। तो हमने यही कहा है कि आप दुनिया के मॉडल स्टडी तो करें ना। आप तो कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते, आप कोई काम ही नहीं करना चाहते, आप सिर्फ यही कह देते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। अरे मीन प्रैक्टिकल नहीं है। लोअर तक इस महंगाई से बचाना है, इन्फ्लेशन से बचाना है, तो आप तरीका निकालें ना। तो अब वो कह रहे हैं हम इस पर जरा सोच के डिस्कस करके कमेटी को वापस बताएंगे। सही है सर। ये बताइए कि आपके ख्याल में एक्सपोर्टर्स के लिए इस बजट में क्या है, कैसे उनकी हौसला अफजाई की जा रही है? कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि वो अपसेट है बड़े कि उन पे जो टैक्स रिजीम, फिक्स टैक्स रिजीम थी, वो खत्म की जा रही है और उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया जा रहा है। दे आर अनहैप्पी अबाउट इट। मगर उनको भी हमने सुनना है कि वो क्यों अनहैप्पी हैं, क्या उनके खदशात हैं, और गवर्नमेंट को भी सुनना है कि किस तरीके से आप फील करते हैं कि आपको ज्यादा टैक्स मिल जाएगा अगर आप इनको नॉर्मल रिजीम में लाएंगे। कल 1-2 दिन में मैं आपको ब्रीफ कर सकूंगा कि इसका पेशरफ्त हुई है। सर, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा कि हुकूमत की कुछ मजबूरियां भी हैं, और मजबूरियां हम जानते हैं कि कुछ IMF की कदगने हैं, IMF की तरफ से कुछ फिगर्स भी दिए गए, उसको भी इंप्लीमेंट करना था। उसी में से शायद एक ये था कि जिन सेक्टर्स को आपने एग्जम्पशन दी हुई है टैक्स में, वो एग्जम्पशन खत्म की जाएं। तो ये भी क्या हमारा जो एक्सपोर्टर है, हमारी इंडस्ट्री भी उसी जद में आ रही है? तो एक्चुअली उनकी टैक्स रिजीम डिफरेंट है, उनको एग्जेम्पशन नहीं है, उनकी टैक्स रिजीम डिफरेंट है। और वो इसलिए डिफरेंट है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए उनको उस रिजीम में लाया गया है। अब टैक्स की डिफरेंट रिजीम्स हैं, दे डोंट फॉल अंडर द एग्जेम्पशन बट दे फॉल इन अ डिफरेंट रिजीम। तो IMF का पॉइंट ये है कि आप एग्जेम्पशंस खत्म करें, टैक्स पूरा लें और फिर उस सेक्टर को सब्सिडी दें। IMF का मॉडल जो है वो कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी किसी टैक्स रिकवर, मगर हमारे यहाँ मसला ये कि ना हम टैक्स रिफंड दे, टैक्स पूरा रिकवर होता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता उसी मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। साहब, इसमें जो सबसे ज्यादा उनका शिकवा है एक्सपोर्टर्स का हो या इंडस्ट्रीज जो दीगर शोबों में भी काम कर रहे हैं,
यहां तक कि किसान भी ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी कॉस्ट है। एनर्जी चूंकि बहुत महंगी है और जिस रेट पर उनको मिल रही है, वो कंपैरिजन जब करते हैं रीजन के दूसरे ममालिक के साथ, तो वो कहते हैं हम तो कम्पीट ही नहीं कर पाते। अब ये जो एनर्जी का मसला है, सस्ती एनर्जी, और फिर आप जानते हैं पावर सेक्टर के तो मसाइल इतने पेचीदा हो गए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स, IPPs, फिर उसका जो गर्दिशी कर्जा है। आप ये इन लोगों के मसले को हल होता हुआ कैसे देखेंगे? कैसे उनको चीप एनर्जी कैसे दी जा सकती है? देखिए, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ना हमारे यहाँ, वो शिफ्ट हो गई है ऑल्टरनेट एनर्जी पे। कुछ लोगों ने सोलर लगा के उस पे शिफ्ट कर गए, कुछ लोग विंड पे शिफ्ट कर गए। एवरी इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट टू एनर्जी। इस एनर्जी प्राइसेस पे सबको पता है कि हम ना कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं, ना हम बिजनेस कर सकते हैं। तो देयर हैज टू बी सम अदर सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान कि वो वायबल रहें, वो अपनी जनरेशन करें और वो कोशिश करें कि हम किसी तरीके से एनर्जी कॉस्ट अपनी कम करें और एनर्जी मिक्स अपना ठीक करें। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जिस एनर्जी कॉस्ट पे हम आ गए हैं उस पे इंडस्ट्री वायबल हो सकती है। और आज स्टील इंडस्ट्री आई हुई थी हमारे पास, दे आर फेसिंग क्लोजर, और वो यही कह रहे थे इंटरेस्ट कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट, ये दो ही चीजें हमें बैंकरप्ट कर रही हैं इस पूरे सेक्टर को। तो ये बड़ा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, कि इसको कैसे हम ओवरकम करें और क्या करें। सर, एनर्जी सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 5,500 अरब से बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर और पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये दोनों एक वक्त में एक साथ साथ नहीं चल सकती, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे वो मुआहदे हैं जो IPPs के साथ कर रखे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से। आप इस मसले का, इस गंभीर मसले का कोई हल देखते हैं? सर, ये बड़ा, कल भी वो मिनिस्टर आए हुए थे कि आप इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये इतना ही खतरा है पाकिस्तान के लिए जितना डेट है। डेट तो ऐसी चीज है ना, हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम कुछ और कर सकते हैं, रीफाइनेंस करा सकते हैं। ये तो ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल हमें डुबा रहा है और पूरी हमारी इकोनॉमी को, पूरे मुल्क को डुबा देगा ये एनर्जी सेक्टर। ये इतना खतरनाक है, तो इसको सीरियसली एड्रेस करें, सोचें क्या करना है और उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें डिले ना करें। तो ही सेड कि ही इज वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून आप देखेंगे कि मैं कोई इस पे एक्शंस लूंगा। सर, जैसा कि आपने अभी ऑल्टरनेट एनर्जी की बात की, इंडस्ट्री के लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो हाउस होल्ड्स ने भी कोशिश की कि अपने घरों में एनर्जी के लिए और सस्ती बिजली के लिए वो सोलर लगाएं। पिछले दिनों में एक बहुत कन्फ्यूजन रही है हुकूमत के यहाँ कि कभी कह रहे थे कि नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, कभी कह रहे थे कि नहीं कर रहे, सिर्फ ज़ेर गौर है, कभी कह रहे हैं कि हमें जो है वो ऑल्टरनेट मेथड्स पे जाना पड़ेगा। और कल हमने बजट में देखा है कि उस पर कोई नए टैक्सेस नहीं लगे। आपके ख्याल में सोलराइजेशन के लिए जो हाउस होल्ड्स हैं बिजली लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है और क्या उन्हें इस पर जाना चाहिए? देखें पॉलिसी चेंज इस पे नहीं हो रही। इस पे जो मुझे नजर आ रहा है होगा ये कि जो आपसे बिजली खरीदी जा रही है हाउस होल्ड से, उसकी प्राइस कम होती जाएगी। और मुझे इस पे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट यही करेगी कि आपसे सस्ती बिजली खरीदेगी और महंगी बिजली बेचेगी, और ये एक डिस्करेजमेंट होगी इवेंचुअली। और इसमें हो कि आप इवेंचुअली कहें इट्स नॉट वर्थ टू सेल इलेक्ट्रिसिटी टू गवर्नमेंट, इट इज बेटर कि आप सोलर डायरेक्ट इस्तेमाल करें अपने घर में बजाय गवर्नमेंट को बेचने के लिए। तो सर, ये जो हुकूमत डिस्करेज कर रही है उसकी बुनियादी वजह वही है कि आपने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स तो करनी होती है, बिजली तो दस्तयाब है, तो हुकूमत चाहती है कि अपनी ना बनाए, आप हमसे खरीदें, यही वजह है? बिल्कुल यही चाहते हैं, बट वो रियलाइज नहीं कर रहे कि इस प्राइस पे चले शायद कुछ लोग तो खरीद लें, मगर ओवरऑल तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रही है, वो नहीं खरीद रही। इसीलिए बिजली अवेलेबल है पाकिस्तान में कि इतनी आपने महंगी कर दी है कि लोग खरीद ही नहीं सकते। ना इंडस्ट्री खरीद सकती है, ना घर वाला खरीद सकता है, ना मिडिल क्लास खरीद सकता है, ना अमीर आदमी भी कहता है यार लाइटें बंद करो घर में, AC मत चलाओ। तो ये इस वक्त जो हालात हैं, तो आप कैसे, बिजली तो सरप्लस ही होगी पाकिस्तान में, बिजली की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी ऑल्टरनेट एनर्जी पे जा रहा है। आप छोटे से छोटा घर देख ले, वो भी कहता है कि यार मैं
3-4 प्लेट सोलर की लगा लूं, मैं इस पे गुजारा कर लूं बजाय बिजली इस्तेमाल करने के। तो ये सिचुएशन है। सही है सर, ये बता दीजिए कि आपने पूरा बजट डॉक्यूमेंट बहुत तफसील से देखा, आपको कौन सा सेक्टर ऐसा नजर आता है? देख रहा हूं। आप देख रहे हैं, चले अभी साहब अभी देख रहे हैं, अभी देखा नहीं है। चलें, देखा भी और देख भी रहे हैं। आपको अब तक कौन सा सेक्टर ऐसा दिखाई देता है जिसको रिलीफ मिला हो? देखिए, ऑल्टरनेट एनर्जी को आज मुझे जो नजर आया है जी, सारे सेक्टर को सिवाय एक्सपेंसिव गाड़ियों के, बाकी पूरे सेक्टर को मुझे रिलीफ देते हुए नजर आया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि जितना हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। सर एक तो ये बता दीजिए कि जो एक्सचेंज रेट है हमारा, ये क्या आप इसको स्टेबल देख रहे हैं? क्योंकि आईएमएफ को लगता है कि ये 330 और 40 के दरमियान में जा सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट जून। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा भी है मीटिंग में कि एक्सचेंज रेट इज स्टेबल and he doesn't see anything happening in the exchange rate. सर एक और चीज, IMF अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है, और अभी भी मैं ये फील करता हूं कि रूपी इज ओवर वैल्यूड, मतलब एक्सचेंज रेट कम होना चाहिए टुवर्ड्स डॉलर, ये नहीं होना चाहिए जो अभी है। सही, और वो कितना होना चाहिए आपके ख्याल में सर? मेरे हिसाब से 250 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दुरुस्त है। मैं अभी यही हवाला देने लगा था कि क्योंकि अशफाक तौला साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये 235 के या 240 के करीब करीब होना चाहिए, इसको ओवर वैल्यू रखा गया है। तो सर ये ओवर वैल्यू, मतलब मैं मैक्सिमम 250 रुपए कह रहा हूं जी। इट कैन बी अंडर 250। तौला साहब सही कह रहे होंगे। तो सर इसको क्यों ओवर वैल्यू क्यों रखा गया है? इसकी वजह क्या है? सर रखा नहीं गया, मैं समझता हूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा, शायद कोई और सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो जाएगी जिससे ये रुपी फिर डिवैल्यू हो जाएगा, इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। मतलब इसके कई रीजंस होते हैं। तो इट्स मोर ऑफ रखा तो नहीं गया, मेरा नहीं ख्याल। डिमांड एंड सप्लाई पे है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है इस वक्त। ये मुझे लगता है इन कमिंग मंथ्स ये नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आखिरी सवाल सर ये है कि ज़राअत के शोबे को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि किसानों का मामला बड़े पेचीदा रहे हैं पिछले दिनों में गंदम की वजह से। अब अगली फसलें भी कहा जा रहा है कि मुतासर होने का खदशा है। आपके ख्याल में किसानों को एड्रेस किया गया? मेरा ख्याल है कि किसानों को एड्रेस नहीं किया गया, और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का। जब तक हम एग्रीकल्चर को, और जितनी ग्रोथ आप देख भी रहे हैं इस वक्त जो आ रही है ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में आ रही है। तो हमें एग्रीकल्चर पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर को हमें हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। ये वीट की भी जो क्राइसिस हुई है मेरी नजर में, ये नहीं होनी चाहिए थी। फार्मर को आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन फार्मर को सपोर्ट करती है, अमेरिका फार्मर को सपोर्ट करता है। कोई ऐसा मुल्क मुझे नहीं पता जो फार्मर को और एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि इस एरिया को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड टेक एग्रीकल्चर वेरी सीरियसली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक आध सेक्टर को छोड़कर किसी सेक्टर को रिलीफ नहीं दिया गया। मजमूई तौर पर तमाम सेक्टर्स ने इस बजट को मुस्तरद किया है। किसानों को वो कहते हैं एड्रेस नहीं किया गया, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया है इस बजट में। फिर जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेतहाशा बोझ डाला गया है। ऑल्टरनेट एनर्जी के हवाले से जो सोलराइजेशन है उसकी हौसला शिकनी करने की तरफ हुकूमत जा रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बजट पे हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशरत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बजट में हौसला अफजा चीजें कौन सी हैं? देखिए, हौसला अफजा ये है कि कुछ टैक्सेशन के जो मेजर्स हैं, दो ओवरऑल टैक्सेशन तकरीबन 1761 अरब की नई है, पर उसमें से कई अच्छे मेजर्स भी हैं। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि नॉन फाइलर्स गलत कैटेगरी है और नहीं होनी चाहिए,
उन पे 45% तक टैक्स ले जाना, पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसको जो CGT है जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं उसको 15% पे ले जाना, एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाना, कार्स को निकाल कर इंजन कैपेसिटी की बजाय दूसरी तरफ लाना, ये सब अच्छे मेजर्स हैं। कुछ एक्साइज के भी मेजर्स जो हैं वो ठीक हैं। सो इनको आप अच्छे मेजर्स कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनकम टैक्स को बढ़ाना या रिटेलर्स को फिर 2.5% बढ़ाना, यानी कि 1 से उनका 2.5% करना, पर डायरेक्ट टैक्सेशन में ना लाना, आई थिंक लाना चाहिए था। इसी तरह जो पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना है उसका भी सोचा जा सकता है बदतदरीज लगाया जाए। बट जो अच्छे मेजर्स और आप ये कह सकते हैं कि इनकम सपोर्ट में जो पैसे हैं वो 593 बिलियन हो गए हैं, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स तक चले जाएंगे। सो दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन द सेंस कि यही हमारा फ्लैगशिप है। ये 700 अरब भी कर देते तो अच्छी बात है। वेजेस को रिलीफ मिल गई है, सो गुड फॉर देम। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वेजेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर मस्ट बी टाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। PSDP 1400 अरब है। 1400 अरब तो नहीं खर्च होगा असद साहब, पर इतना ज़रूर होगा कि अगर एक खर्चे उन लेवल्स पे जाके होंगे जिनमें ऑलरेडी बहुत खर्चा हुआ है, और सुनने में ये मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी ये बता रहे हैं कि 81 अरब रुपए का जो 81% जो खर्चा है वो उन प्रोजेक्ट्स पे है जो ऑलरेडी पाए तकमील के करीब हैं या 1-2 साल में हो जाएंगे। सो आई थिंक दीज आर द जनरल पॉजिटिव्स। सबसे बड़ा पॉजिटिव आखिर में ये कहूँगा कि डायरेक्शनली IMF की अलाइनमेंट में है बजट, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि जो सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट्स, जो कस्टम्स की एडजस्टमेंट्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट्स जो सारी आपको दिखाई दे रही हैं, वो वही हैं जिनकी अक्कासी एक टेक्निकल मिशन आया था जिससे बहुत कम लोग बाखबर हैं पाकिस्तान में। दिसंबर 2023 में उन्होंने एक किताब लिख कर दी थी गवर्नमेंट को फरवरी 2024 में। ये जो आप बजट में लार्जली चीज़ें देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वाज जनरली टॉक्ड एंड एग्रीड बिटवीन द फंड एंड द अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। सो अगर वो हो जाता है तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो सीमेंट हो जाएगी पाकिस्तान की, अगर जुलाई में ये एग्रीमेंट हो जाता है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, रिजर्व्स का बिल्डअप, रुपए में इस्तेहकाम, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतरी की तरफ जाना। बट हैविंग सेड दैट, अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बाउट आएगा बिकॉज कुछ टैक्सेस इन्फ्लेशनरी हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। कुछ पेट्रोल की कीमत जो है जितनी कम होनी थी वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ये 20 रुपए भी पास ऑन करने हैं। इससे 360 अरब रुपए कलेक्शन में जाएंगे, इसीलिए आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ पे मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, सो वो भी कह देता हूँ, ये जो AOPs और जो पाकिस्तान के जैसे आप कहते हैं इंडिविजुअल्स हैं जो कारोबार करते हैं, उन पे 45% कर दिया गया है टैक्स, जो 35% था। यार हम तो यही चाहते हैं ना कि ये SMEs पनपते रहें पाकिस्तान में, और जो मतलब इनमें ज़्यादा कमाते हैं उन पे 55% कर दिया गया है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे दोबारा सोच लेना चाहिए, ऐसे काम जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। IMF पर्सनल इनकम टैक्स पे, और चूंकि उस डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने लिखा है, मैं उस डॉक्यूमेंट में पब्लिकली गुफ्तगू इसलिए नहीं कहता कि वो उन्होंने पब्लिक किया नहीं है, पर उन्होंने इसमें क्यों वो चाहते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में और 75 अरब रुपए आएँ। गुजारिश ये है कि अगर असद साहब की पे 1 लाख रुपया थी 2022 में, आज उनकी बाइंग पावर 2 साल बाद 61,000 रुपया रह गई है, तो उस पे रद्दो बदल करके अनदर 75 बिलियन आउट ऑफ दैट, आई थिंक द IMF शुड गेट कन्विंस्ड कि जो 6 लाख का स्लैब है जहाँ पे ये शुरू होता है 50,000 पे, 50,000 तो मतलब लोग जो 2 जॉब्स कर रहे हैं वो कमा रहे होते हैं, तो उसको बढ़ा के 75,000 कर देना चाहिए। सो दीज आर थिंग्स जिनकी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। सेल्स टैक्स बहुत सी चीज़ों पे आया है, सीमेंट प्रॉपर्टी पे एक्साइज भी आई है, उससे इनकी कीमत बढ़ेगी। E-सिगरेट्स पे भी इस तरह की चीज़ें आई हैं। सब्सिडीज़ पे कोई तब्दीली, अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, बात की गई कि पेंशन का रिफॉर्म करेंगे, टारगेटेड सब्सिडीज़ का रिफॉर्म करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का रिफॉर्म करेंगे, SOEs का रिफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान में एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट जब जाके मैं नंबर देखता हूँ तो 1363 रुपए की सब्सिडीज़ हैं, मतलब पिछली दफ़ा से 30% बढ़ी हुई हैं और तकरीबन उसी रविश पे हैं
जो लास्ट ईयर थी। आई थिंक गवर्नमेंट के पास वक्त था कि गवर्नमेंट इस पे काम कर सकती और कर लेना चाहिए था। 9,775। जी आपने बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर दी। मैं चाह रहा था कि जरा अलग अलग करके मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं। एक तो आपने फरमाया कि इन्फ्लेशनरी बजट होगा ये, और आपने तो चले कुछ सेक्टर्स के हवाले से बात की, लेकिन कुछ लोग तो मजमूई तौर पर कह रहे हैं कि ये है ही इन्फ्लेशनरी बजट। लेकिन दूसरी तरफ हम टारगेट रख रहे हैं इन्फ्लेशन का 12% पे। आपके ख्याल में ये लेवी भी बढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस भी इम्पोज कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या महंगाई को 12% पर रखना मुमकिन होगा? तो ये आपकी बात सही है। तो जब मैं देखता हूँ सेल्स टैक्स का निज़ाम, तो उसमें तकरीबन 465 अरब रुपए के नए टैक्सेस आ रहे हैं। जो सेल्स टैक्स जब बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशनरी होता है। पेट्रोल में मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये 5-5 रुपए करके एडजस्ट ऐसे करेंगे कि अगर 5 रुपए नीचे जा रहा है तो वहीं पे एडजस्ट कर दें, ताकि यही प्लान है मेरा। ये कलेक्शन भी जी हम कलेक्शन, दिस इज हाउ आई वुड डू इट। देखिए असद, क्रिटिकल होना आसान है इस वक्त। आईएमएफ के बाहर जाके बजट बनाना, हम जैसे लोग जिन्होंने एक्चुअल में ये काम किए हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम डिलीवर किए हैं, तो हमें मालूम है कि क्या नाइसिटीज़ होती हैं जब डीलिंग हो रही हो। और जब आपकी गवर्नमेंट इतनी क्लियर हो जाए ना कि नहीं हमने करना ही सिर्फ आईएमएफ के परव्यू में है, अब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं तो आईएमएफ से बहुत निगोशिएट करता था, मतलब आई वुड गो आउट ऑफ माई वे एंड टेल देम कि यार ये नहीं है। मैं मॉडलिंग भी कराता था। बट अभी शायद एक नई हुकूमत आई है, वो इस मैक्रो स्टेबिलिटी जो है जो उसको फर्दर सीमेंट करना चाहती है। सो चलें वो कर लें। बट देखें मौका इनके पास अब भी है। ये कहना कि हमने एक कमेटी बनाई है कि वो ये जो 17 सब्जेक्ट हैं, यार ये तो हमें कब से मालूम है ना कि 17 सब्जेक्ट वफाक के जो हैं वो नीचे जाने चाहिए। 600 अरब रुपए का खर्चा है, तो करें। एनएफसी में जो तरमीम करनी है करें। जो टैक्सेशन के निज़ाम को ब्रॉडन करना है, जहां मैं नहीं एग्री करता मैं कह भी देता हूं। आईएमएफ क्या समझता है कि सिर्फ सेल्स टैक्स बढ़ाकर और मुल्क में एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन को तकवीयत दी जाए, जबकि रिटेलर्स पे फिर फिक्स टैक्स करने से घबरा रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने से क्यों घबरा रहे हैं? करें। अब इनके साथ अगर नहीं होता तो डेवलपमेंट बार्गेन बैठ के करें कि सर ये बत्ती इस्तेमाल करता है असद पैसे देता है, अपनी तनख्वाह कटी हुई आती है, डिफेंस मुल्क का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, स्टंटिंग है। सो प्लीज़ ये मौका है, और थोड़ा डेवलपमेंट बार्गेन बड़ी पार्टीज भी कर लें, एस्टैब्लिशमेंट भी कर ले और आगे बढ़ें। अब वो मौका नहीं है कि हम इतनी रंजिशों में इस मुल्क को डाले रखें। आखिरी बात, जो 2 अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं, क्योंकि मैं तालीम का कायल हूँ, मैंने ज़िंदगी में मतलब PhD तक तालीम हासिल की। मेरी बेगम भी PhD है, मेरी बहन भी डॉक्टर है। मेरी बेगम के 4 बहन भाई डॉक्टर्स हैं, PhD हैं। उन्होंने तालीम के लिए जो ये कहा है कि बच्चों को खाना फ्री देंगे, पूरे मुल्क में बच्चों के पब्लिक स्कूलों में खाना फ्री दें, इससे कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है। गरीब का बच्चा अगर इसी चीज़ पे चला जाएगा स्कूल में, बहुत अच्छी तालीम नहीं है, कुछ पढ़ लेगा, बहुत अच्छी बात है। सर आपने दूसरा एक और बात, एक उन्होंने ये कहा है कि इनकम सपोर्ट के अंडर ट्रेन करेंगे बच्चे। जितनी ट्रेनिंग करेंगे बच्चों की, वो एफिशिएंट होंगे, चाहे वो बेहतर क्लीनर बने, बेहतर ड्राइवर बने, मुल्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जी ठीक है, इस पे हम मजीद बात करते हैं, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर सैलरीड क्लास इससे बहुत अपसेट दिखाई दे रही है, मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। और फिर जो स्लैब्स चेंज किए गए हैं और 35% तक सैलरीड क्लास से टैक्स लेना, ये कैसा मामला है? लेकिन उससे पहले कुर्रतुलैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI की। बहुत शुक्रिया कुर्रतुलैन साहिबा। ये बताइए कि FPCCI कैसे देख रही है इस बजट को? मुझे याद है कुछ दिन पहले आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा अभी तक हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, आप चाहती हैं कि जो एनर्जी है वो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आपको एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट आपको पे करना पड़ती है, उसकी वजह से आपका कंपेटिटिवनेस मुतासिर होती है। तो आप इस बजट को अब कैसे देख रहे हैं? इस बजट पे अभी तो मैं समझती हूँ कि अभी ऐसे डिटेल में एग्जामिन किया जाए तो ही इसके ऊपर जो है वो कोई हम अपनी एक राय दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ वो जैसे कह रहे हैं कि आप तकरीरें सुन रहे हैं और कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तो कोई चीज़ जो है वो रिसीव ही नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो कोई 12,970 अरब रुपए का जो है वो टैक्सेस के थ्रू जो है वो करना चाहते हैं, अपनी टैक्स वसूलियां करना चाहते हैं, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक
के लिए भी ना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम तो पहले शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को शामिल किया जाए, जो कि औरंगजेब साहब ने फरमाया भी है कि शायद पता नहीं 3600 ताजर जो हैं वो रिटेल सेक्टर से भी जो हैं वो साथ इंक्लूड हुए हैं, विच इज गुड थिंग। और अच्छी चीज जो बजट में अभी नजर आई, जिसमें मैं ये कहूँगी कि जो IT के हवाले से कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन जो है उसे किया जाएगा और उससे कम अज कम ये जो इन्वेस्टर है वो इसमें आएगा। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से देखूं तो मुझे कोई ऐसी खास रिलीव नजर नहीं आता कि इंडस्ट्री को हमने कोई बहुत रिलीव दिया। हाँ, सिर्फ एक चीज है कि दे हैव डिफाइंड कि एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए हम रीफाइनेंस स्कीम जो है उसका जो बजट है वो 3.8 अरब से बढ़ा के कोई 13.8 अरब रुपए करेंगे, जिससे डेफिनेटली दैट वुड बी अ सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर। उनको एक थोड़ा सा जो है वो इसमें एक सपोर्ट मिलेगी और थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। बट ये जो DLTL है, इसको फौरी तौर पे जो है वो बेसिकली जारी होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो संतों से ज़्यादा इस बात की मुतमिन नहीं है कि वो मतलब कैश फ्लो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, लिक्विडिटी के मसले हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर्स के हवाले से मैं अभी इसलिए मांडवीवाला से भी बात कर रहा था, डॉक्टर खाकान साहब वो कह रहे हैं कि मुझे उसमें कोई उनके लिए चीज़ कोई रिलीफ उनको दिखाई नहीं दे रहा, ना ज़राअत के शोबे के लिए, ना एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि बजट में कैसे इंडस्ट्री के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया गया है? देखिए, इसके सिस्टम एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब रिफंड अगर एक्सपोर्टर्स को उनका टाइम पर मिल जाए, ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का सिलसिला टूट जाए, ये मैंने 2 बार गवर्नमेंट में रहते हुए रिफॉर्म किया पर हम नहीं कर पाए। चलें अब इसको ऑटोमेट करें, सो एक ये बड़ा होगा। DLTL के पैसे देने हैं तो टाइम से मिल जाए। मुझे पता है कि पुराने पैसे पड़े रह जाते हैं, ये एक बड़ी चीज़ होगी कि उनके लिए आसानी पैदा हो। फिर अभी एक सुनने में आ रही है कि कोई ये जो हमारी बिजली है इसके लिए कोई एग्रीमेंट शायद IMF से रीच हो जाए। आई एम नॉट श्योर कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ, पर बातचीत हो रही है। सो वो एक इंडस्ट्री के लिए रिलीफ होगा। पर देखिए, सबसे बड़ा रिलीफ क्या है, थोड़ा इसको समझें। अगर मालियाती खसारा संभल जाए मुल्क का, तो जो पैसे गवर्नमेंट बोरो कर रही है ना, वो SMEs को, एग्रीकल्चर को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ही मिलेंगे। अभी तो 70-80% बोरोअर ही गवर्नमेंट है। किसी बैंक को ये है ही नहीं है कि वो कुरतुल्लैन साहिबा के जो बिजनेस है उसमें जाके पैसे इन्वेस्ट करे। उसको तो मतलब टी बिल में 22-23% मिल रहा था, तो वो तो दे आर सिटिंग कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी चेंज। यहाँ बियॉन्ड दी गवर्नमेंट, सो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, स्टेट बैंक का रोल आता है कि कैसे SMEs की फाइनेंसिंग। मैं आपके सामने एक फिगर रखूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 52 लाख SMEs हैं इस मुल्क में, 1,75,000 से ऊपर के पास फॉर्मल फाइनेंस नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू गेट देम गोइंग। सो फिर मैंने कहा है कि AOP पे जो टैक्स लगा है उसको रिव्यू कीजिए, उसको बढ़ाना ठीक चीज नहीं है। 35 से 45% पे ले जाना, आई एम श्योर कुरतुल्लैन साहब अभी समझती होंगी, मांडवीवाला साहब भी समझते होंगे। गवर्नमेंट को एग्री करवाएं, फंड को एग्री कराएं। दीज आर द सिस्टमैटिक एरर्स जो आप अगर रिमूव करेंगे तो पाकिस्तान में। फिर एक बात की गई है जो शायद बहुत लोग इग्नोर कर गए। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, मैं गवर्नमेंट में था, कि 1 विंडो ऑपरेशन। आई डोंट मीन द फॉरेनर्स के लिए, व्हाट आई मीन इज कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी एंड मॉडर्निटी इनिशिएटिव, यानी कि रेगुलेशंस को देख के ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को री-रेगुलेट किया जाए। ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। इसका भी जिक्र PRMI का बजट में है कि जैसे अभी इनिशिएट कर रहे हैं, अभी नहीं इनिशिएट हुआ, ये बड़े अरसे से चल रहा है, इसको इम्पटस दें ताकि ये चल सके। दीज आर द रियल थिंग्स जो हमें करनी है। प्रोविंसेस के पास जो जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको ठीक करें। प्रोविंसेस अपने पैसे खुद कमाने के लिए तैयार हों। उनके पास 3 मेजर टैक्सेस हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। GST ऑन सर्विसेज उनके पास है, प्रॉपर्टी उनके पास है, एग्रीकल्चर उनके पास है, ये रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स ये तो है ही है। सिटीज़ के टैक्सेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। सो वी हैव टू गियर अप द कंट्री। ऑब्वियसली ये इम्पेटस बजट में नहीं नजर आया। कौम ये इम्पेटस ढूंढ रही है असद कि आपकी इतनी डेप्थ में जाकर सर्जरी जो है बजट में दिखाई दे। हमने जो बात नहीं की है असद, एंड मे बी इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, कि बजट का पूरा जो एक्सपेंडिचर सेक्शन है हमें उसको जाकर देखना है और उसमें बेहतरी पैदा करनी है, ताकि हम उसमें भी ऐसी ही सजेशंस दे सकें जैसी हमने आज टैक्सेशन की बात में दी है। ठीक है, तो इसको आप सर, जो जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था कि सैलरीड क्लास बहुत नाला दिखाई देती है इससे। उनकी जो स्लैब्स चेंज किए गए हैं, फिर 35% तक
ले गए हैं सैलरीड क्लास को। और अभी हम स्लैब्स की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने देखा कि जो 3,33,000 रुपये माहाना ले रहा है उसको 35% टैक्स उसको इम्पोज किया गया है। और इसी तरह से जो है वो हैवी टैक्सेशन है और बड़ा अनहैप्पी है सैलरीड क्लास। आपके ख्याल में ये बोझ सिर्फ इसलिए डाला गया है सैलरीड क्लास पे कि आसानी से उनसे टैक्स लिया जा सकता है, तो चलें एक बड़ा कुशन हुकूमत को मिल जाएगा कि इनसे तो लेना, जहां से मिल रहा है, जहां से आसानी से आ सकता है, तो ये तो गैप करें? So that's part of it. The other part is that IMF has been keen on this कि इनको बराबर करें बाकियों के साथ. So IMF के साथ ये रीनिगोशिएट करना चाहिए. Maybe IMF can be brought around. ये जो 75 अरब है, अगर वो जो स्कीमें 75 अरब की PSDP में दी हैं MNAs को, वो वापस ले लें यहाँ से 75 अरब. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ IMF से निगोशिएशन कैसे होती है. आप उन्हें कहें मैं वो स्कीमें विड्रॉ कर लेता हूँ, आप ये 75 अरब विड्रॉ कर लें. बिकॉज आपको गिव एंड टेक के साथ IMF के साथ चलना पड़ता है ना. यू कांट रन दी IMF बाय, बिकॉज इट्स अ नंबर्स गेम ना, जो आपको एंड करनी है. यहाँ कहीं सब्सिडी विड्रॉ कर लें, इस 75 पे अगर कर सकते हैं तो कर लें, यहाँ कुछ और थोड़ा इसको टोन डाउन कर लें सो दैट पीपल आर कंफर्टेबल. इसी तरह AOP है, ये सारी चीज़ें निकालें ताकि सिस्टम से ये ऐसे ही निकले. एक्सपोर्टर्स को अगेन, बिकॉज जो आपने जिक्र नहीं किया वो है क्योंकि एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में ले आए हैं. ये राइट स्टेप है, इसको मैं गलत स्टेप नहीं कह रहा, बट यू हैव टू कन्विंस देम कि जो एक्सपोर्टर्स को 40 साल से हम एक इस्तिस्ना देकर 1% पे पाल रहे हैं, अब उनको हम कहेंगे कि आप नॉर्मल रजीम में आ जाएं, सो दे विल शो अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस. बट वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट टू डू द राइट थिंग. दे हैव डन द राइट थिंग, गुड जॉब ऑन देम. सो उसको उनके साथ अगेन डेवलपमेंट बार्गेन, जिस चीज़ को मैं कहता हूं, उनको कहेंगे जी ये एवरीवन हैज टू कम, बट देन एग्रीकल्चर मस्ट कम, देन द होल ऑफ रिटेल एंड होलसेल मस्ट कम, सो दैट वी प्रूव टू द मैन्युफैक्चरिंग पीपल कि हम हर एक के साथ एक मसावी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं. चलिए, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. जी कुर्रतुलैन साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी जो डॉक्टर साहब ने कहा एक्सपोर्टर्स के हवाले से? नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जब बात कर स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाना है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि SMEs जो हैं वो इस मुल्क में इतनी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन फिर जो SMEs हैं उनके चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जाता. एक्सेस टू फाइनेंस इज द बिगेस्ट इशू फेस. तो जब हम बात करते हैं, जैसे कि औरंगजेब साहब ने भी कहा कि जी ठीक है, वी एग्री के जो है वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है पाकिस्तान ड्यू टू स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. अब वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं क्या जी? वो बेसिकली स्ट्रक्चरल फैक्टर यही है कि इनएफिशिएंट हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, हमारा जो ज्यादातर रिलायंस है वो हमने इंपोर्ट्स पर रखा हुआ और इनएडिक्वेट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब अगर हम किसी भी मुल्क की मिसाल लेते हैं कि अगर उसने तरक्की की है तो वहां पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इन रिलेशन टू GDP जो है वो वहां पर जहां पर ज्यादा हुई है वहां पर उन्होंने तरक्की की है. चाइना और इंडिया की आपके पास मिसाल मौजूद है. तो अब अगर हमने वो एग्जांपल लेनी है तो प्राइवेट सेक्टर को हमें इंगेज करना है. प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए जो हमारी स्ट्रीमलाइनिंग है, रेगुलेटरी प्रोसेसेस, वो हमें करनी है. FBR के मसले हैं, रेड टेपिज्म के, हमारे ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं. हमें इंसेंटिव्स नहीं है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए भी नहीं है. फॉरेन इन्वेस्टर तो चले फिर दूर की बात है. मैं फिर बार बार कहती हूँ हर प्रोग्राम में कि SIFC के जो रोल है उसको हमें बड़ा स्ट्रांगली डिफाइन करना चाहिए. और SIFC एक इदारा ऐसा है कि जो कि जो ट्रस्ट डेफिसिट कायम हुआ है कि लोगों को मसला है कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम किधर जाएंगे, तो वो एक उनके आने से वो हम थोड़ी सी एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. मैं फिर कहूँगी कि ये IT वाला जो एक कदम इन्होंने उठाया दैट्स रियली गुड, क्योंकि उससे कम से कम ये हो जाएगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान वुड बी कम इनटू द गेम. आप कह रहे हैं SIFC को बड़ा फोकस करना चाहिए, इसमें बड़ा पोटेंशियल है और ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है. आई एम श्योर डॉक्टर खाकान साहब की भी यही इस पर राय है, क्योंकि इस पर बात होती रहती है. डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया. डॉक्टर खाकान साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, कुर्रतुलैन साहिबा आपका भी. आखिर में मैं आपके साथ एक खबर शेयर करता चलूँ. कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से एक बड़ी कामयाबी मिली है. पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मसाइल का सामना है. पाकिस्तान उस मसले से निपटने के लिए रोज कोशिशें कर रहा है, जवान अपनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं. अब इसमें हुआ यह है कि एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और इसमें खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं. इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में यह ऑपरेशन कंडक्ट किया है और TTP के मराकज कायम करने की जो कोशिश है इसको नाकाम बनाया गया है. ऑपरेशन में पकड़े जाने वालों में TTP ख्वारिज की शूरा का इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर भी शामिल है. गिरफ्तार कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है. तो ये इस लिहाज से बड़ी जबरदस्त कामयाबी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की. कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए हाई वैल्यू अहदाफ को हिरासत में लेना और उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाना कानून
नाफिज करने वाले इदारों की मैं समझता हूँ कि पेशा वराना महारत और जो रियासत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक आज़्म है, उसका ये इजहार करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा और जिस तरह से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, इसकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।